खाड़ी देशों पर ईरान के ताबड़तोड़ हमले जारी हैं। ईरानी सेना ने एक बार फिर से कुवैत एयरपोर्ट पर अटैक किया है। इस हमले में एयरपोर्ट को बड़ा नुकसान हुआ। खबर है कि ड्रोन अटैक से एयरपोर्ट का रडार सिस्टम तबाह हो गया है। इसके अलावा ईरान ने बहरीन पर भी ड्रोन से हमला किया है। इस हमले के बाद BAPCO रिफाइनरी में भीषण आग लग गई है। इससे पहले भी BAPCO पर ईरान हमला कर चुका है। अमेरिका ने ईरान पर हमलों को फिलहाल टाल रखा है, लेकिन इजरायल चुप नहीं बैठा है। इजरायल ने ईरान की प्रॉक्सी हिजबुल्लाह को टारगेट बनाने के लिए लेबनान पर मिसाइल्स चलाई हैं। इजरायली हमले में विदेशी मीडिया के 2 पत्रकार भी मारे गए हैं। अली शुएब और फातिमा फतूनी ये दोनों लेबनान के उसी हिस्से में रिपोर्टिंग कर रहे थे जहां पर इजरायल ने बम मारा। इजरायली मिसाइल की जद में आने के बाद अब कई जगहों पर तबाही मची है। इस बीच ईरान के राष्ट्रपति मसूद ने खाड़ी देशों को चेतावनी देते हुए एक बड़ा बयान दिया और कहा कि खाड़ी देश अगर सुरक्षा और विकास चाहते हैं तो ईरान के दुश्मनों को हमला करने के लिए अपनी जमीन का इस्तेमाल करने ना दें। मसूद ने यह भी कहा कि ईरान कभी भी हमले खुद से नहीं करता, पहले नहीं करता, लेकिन हमारे आर्थिक केंद्रों को टारगेट किया गया तो कड़ा जवाब देंगे। वेस्ट एशिया के तनाव पर भारत की पैनी नजर है। युद्ध के बीच प्रधानमंत्री की सऊदी के क्राउन प्रिंस से दोबारा बातचीत हुई है। इस फोन कॉल में दोनों नेताओं ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खुला रखने पर जोर दिया। मोदी ने सऊदी पर हुए ईरानी हमलों की निंदा की और वहां रह रहे भारतीय समुदाय की सेफ्टी के लिए क्राउन प्रिंस का आभार जताया। मिडिल ईस्ट में जारी जंग के बीच भारत के लिए राहत की खबर है। 2 और जहाज तेल लेकर आ रहे हैं। ये दोनों जहाज हॉर्मुज स्ट्रेट पार कर रहे हैं। इनकी सुरक्षा के लिए इंडियन नेवी जंगी जहाजों के साथ तैयार है। जल्द ही जहाजों के आने की उम्मीद है। जंग के हालातों के बीच पहले भी भारत के जहाज हॉर्मुज से निकल चुके हैं और इसके बावजूद सुरक्षा देने के लिए भारतीय नौसेना के युद्धपोत अलर्ट पर रखे गए हैं। रक्षा मंत्री की अगुवाई में बनाई गई उच्च स्तरीय इंटर मिनिस्ट्रियल कमेटी की बैठक हुई है। इस बैठक की अध्यक्षता राजनाथ सिंह ने की। मीटिंग में पेट्रोलियम मंत्री निर्मला सीतारमण, किरण रिजिजू और JP नड्डा भी मौजूद रहे। बैठक के दौरान मिडिल ईस्ट संकट पर चर्चा हुई है और साथ ही भारत में तेल और गैस की उपलब्धता पर भी मंथन किया गया। भारतीय सेना की ताकत बढ़ाने के लिए अडानी डिफेंस एंड एरोस्पेस कंपनी ने प्रहार नाम की 2000 लाइट मशीन गनों की पहली खेप सौंप दी है। यह हथियार मेक इन इंडिया पहल के लिए तैयार किए गए। इस प्रोजेक्ट की शुरुआत बोली लगाने से हुई थी और इसमें कुल 6 साल लगे। उन्होंने कहा कि कंपनी ने तय समय से 11 महीने पहले ही डिलीवरी कर दी है। गृहमंत्री अमित शाह ने क्लियर कर दिया है कि देश में लॉकडाउन को लेकर जो अफवाहें चल रही हैं वो बेबुनियाद है। ऐसा करने का फिलहाल कोई विचार नहीं है। अमित शाह असम के दौरे पर हैं। गुवाहाटी में लंबा रोड शो किया। शाह ने इस दौरान कांग्रेस को आड़े हाथों लेते कहा कि कांग्रेस ने वोट बैंक के लिए असम को घुसपैठ का अड्डा बना दिया, जिसका हम चुन चुन कर सफाया कर रहे हैं। अमित शाह ने दावा किया है कि असम में 90 सीटों के साथ बीजेपी सरकार फिर से बनाने जा रही है। महाराष्ट्र के जालना में ज्यादा डीजल न देने पर पेट्रोल पंप मालिक और कर्मचारियों की बेरहमी से पिटाई कर दी गई। 2 शख्स ट्रैक्टर लेकर पेट्रोल पंप पर पहुंचे। कर्मचारियों ने 2 बड़े केन तेल दिया, लेकिन युवकों ने और डीजल की मांग की। जब कर्मचारियों ने मना किया तो आरोपी भड़क गए और मारपीट शुरू कर दी। इतना ही नहीं, आरोपियों ने जान से मारने की धमकी दी। मौके पर मौजूद लोगों ने बीच बचाव किया। पीएम मोदी ने नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पहले चरण का उद्घाटन कर दिया है। ये दिल्ली NCR का दूसरा बड़ा अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट है। पीएम मोदी के साथ CM योगी, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी इस दौरान मौजूद रहीं। प्रधानमंत्री ने उद्घाटन से पहले जेवर एयरपोर्ट के मॉडल को देखा और अफसरों से डिटेल जानकारी ली और एयरपोर्ट का निरीक्षण भी किया। जेवर एयरपोर्ट के उद्घाटन के बाद पीएम मोदी ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि एयरपोर्ट जनता की अमानत है और इस एयरपोर्ट से युवाओं के भविष्य को उड़ान मिलेगी। आज से विकसित यूपी विकसित भारत अभियान का नया अध्याय शुरू हो गया। आज मेरे लिए ये गर्व और प्रसन्नता का क्षण है। मुझे इस एयरपोर्ट का शिलान्यास और उद्घाटन दोनों करने का मौका मिला। जेवर एयरपोर्ट के उद्घाटन समारोह में CM योगी ने पीएम मोदी की जमकर तारीफ की और कहा कि प्रधानमंत्री ने यूपी के विकास को नई उड़ान दी। मोदी जिसका शिलान्यास करते हैं उसका उद्घाटन भी करते हैं। योगी ने मिडिल ईस्ट में जारी युद्ध का भी जिक्र किया और कहा कि आज पूरी दुनिया संकट से गुजर रही है, लेकिन प्रधानमंत्री के विजन के चलते हम हर संकट से दूर हैं। दुनिया में तेल के दाम बढ़ रहे हैं, लेकिन भारत में स्थिर है। तमिलनाडु चुनाव को लेकर DMK ने सीट शेयरिंग फॉर्मूला तय कर लिया है। DMK ने अपनी लिस्ट भी जारी कर दी है। 234 सदस्यों वाली तमिलनाडु विधानसभा में DMK 164 जगहों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी। गठबंधन में दूसरे नंबर पर कांग्रेस है। 28 सीटों पर लड़ने के लिए इसे कहा गया है। बाकी अन्य दलों को सीट दी गई है। CM स्टालिन खुद कोल्हापुर सीट से ताल ठोकने वाले हैं, तो वहीं उनके बेटे और राज्य के डेप्यूटी CM उदयनिधि स्टालिन चैपॉक ट्रिप्लिकेन से चुनाव लड़ेंगे। इस्तीफे से पहले बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार फुल फॉर्म में दिख रहे हैं। राजधानी पटना में कई विकास योजनाओं का इंस्पेक्शन उन्होंने किया। इस दौरान CM नीतीश के साथ अधिकारी भी मौजूद थे। नीतीश ने हेल्थ से लेकर पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बन रहे प्रोजेक्ट्स को देखा और अधिकारियों को जनता के काम तुरंत निपटाने के निर्देश दिए।
जम्मू कश्मीर में अब्दुल्ला सरकार के खिलाफ पीडीपी ने मोर्चा खोल दिया है। पीडीपी कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है। बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए आरोप लगाया कि जनता से जो वादे किए गए थे वो पूरे नहीं हुए हैं। प्रदर्शनकारियों ने 200 यूनिट मुफ्त बिजली और केरोसिन की कमी का मुद्दा उठाते हुए आम जनता की परेशानी को सरकार नजरअंदाज कर रही है, ये कहा। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने अवैध हथियारों के निर्माण और सप्लाई से जुड़े एक और बड़े गैंग का पर्दाफाश किया है। क्राइम ब्रांच ने बताया है कि एक शूटर को गिरफ्तार किया गया है और उसके पास से एक पैन पिस्टल, एक देसी पिस्टल, 6 कारतूस बरामद हुए हैं। डीसीपी के मुताबिक जांच में क्राइम ब्रांच की टीम ने 24 और 25 मार्च को उत्तर प्रदेश के मेरठ में छापेमारी की थी और इस हथियार फैक्ट्री का खुलासा हुआ है। कर्नाटक के चिकमंगलुरु में हिंदू संगठन ने एक बस को रोक दिया और बस पर अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम की तस्वीर और उसका महिमा मंडन करने वाले कोट्स चिपकाए हुए थे। किसी में उसे असली डॉन तो किसी में मुंबई का हीरो बताया गया था। प्राइवेट बस के गुजरने पर हिंदू संगठन ने उसे रोककर पुलिस के हवाले किया। पुलिस ने बस को जब्त किया है। ड्राइवर और बस के मालिक को हिरासत में लिया गया है। दोनों की कल कोर्ट में पेशी है। देश में गैस की किल्लत है, मगर गुजरात के राजकोट में सिलेंडर ब्लास्ट से हड़कंप मच गया है। एक सोसाइटी में केटरर ने 40 से ज्यादा सिलेंडर स्टॉक कर रखे थे, जिनमें से 2 में ब्लास्ट हो गया। इस हादसे में 2 लोग झुलस गए और कई गाड़ियों को नुकसान पहुंचा है। फिलहाल पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि कहीं इस घर से गैस रिफिलिंग का काम तो नहीं चल रहा था। मथुरा के श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद विवाद मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट में सुनवाई फिर टल गई है। अब इस मामले की अगली सुनवाई 10 अप्रैल को दोपहर 2 बजे है। जस्टिस अवनीश सक्सेना की सिंगल बेंच ने नो एडवर्स ऑर्डर के आग्रह पर यह मामला स्थगित कर दिया था और हाई कोर्ट में पिछले कई महीनों से इस विवाद से जुड़ी 18 याचिकाओं पर सुनवाई जारी है। हिंदू पक्ष की ओर से दायर याचिका में शाही ईदगाह मस्जिद को हटाने, विवादित भूमि पर अधिकार की मांग की गई है। झारखंड के खूंटी में रामनवमी जुलूस पर हुआ, जिसके बाद से हालात तनावपूर्ण हैं। रामनवमी की शोभा यात्रा के दौरान 2 पक्षों में कहासुनी हो गई, जिसके बाद पत्थर चले। कल भी शोभा यात्रा के दौरान 2 पक्षों में भिड़ंत हो गई थी, जिसके बाद पुलिस ने मामला शांत कराया था। लेकिन आज एक बार फिर से 2 पक्ष आमने सामने आए। तनाव को देखते हुए भारी फोर्स की तैनाती की गई है।